नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ सैम्पलिंग। इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है हर एक के सेलेक्ट होने की। देखो, सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन से, मतलब पॉपुलेशन ही कलेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन से हम इंडिविजुअल ले रहे हैं क्योंकि हमें करनी है सोशियोलॉजिकल स्टडी, और सोशियोलॉजिकल स्टडी तो लोगों पर ही होगी। तो सैंपल जो कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में तो चांस होता है कि सभी सेलेक्ट हो सकते हैं, मतलब इक्वल चांस है सबके। बट नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है उसमें इक्वल चांस नहीं है सबके सेलेक्ट होने के, इसलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। In this type of sampling, not all population members have an equal chance of participating in the study, unlike probability. Non-probability sampling में हर एक को equal chance नहीं मिलता. This is a method of selecting unit from a population using a subjective method. मतलब कोई भी इसमें सैंपल ले लिया जाता है तो ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता कि हर एक को लिया जा सके. It is a fast, easy and inexpensive way of obtaining data. Definitely होगा, फास्ट होगा क्योंकि अपने हिसाब से ले जा रहा है, इजी भी होगा और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, इनएक्सपेंसिव होगा. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एक टाइप है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मतलब अपने सुविधा के अकॉर्डिंग सैंपल ले लेना. सैंपल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ओनली बिकॉज दे आर कन्वीनियंटली अवेलेबल टू द रिसर्चर. मतलब वो रिसर्चर या जो स्टडी करने वाला है उसको वो सैंपल अवेलेबल है इजीली, तो अपने हिसाब से ले लेता है सैंपल. इसके एडवांटेज तो डेफिनेटली होंगे कि लो कास्ट पड़ेगी, इजी होगा, जल्दी से डाटा कलेक्ट हो जाएगा. बट डिसएडवांटेज भी है, कैन नॉट बी जनरलाइज. जो स्टडी हम इनके ऊपर करेंगे, जो डाटा यहाँ से निकलेगा उसे हम जनरलाइज या सबके लिए नहीं मान सकते, क्योंकि सैम्पलिंग करते टाइम हमने कोई कुछ ऐसा लिया ही नहीं है डाटा कि किस बेस पे लेना है, पर हमने तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ले लिया. अब उनकी स्टडी हर एक के ऊपर लागू नहीं कर सकते. बायस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. जब हम किस सैंपल अपने हिसाब से ले रहे हैं तो डेफिनेटली हम बायस हो सकते हैं, तो स्टडी का रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा हम डिपेंड नहीं हो सकते. हाई लेवल ऑफ सैम्पलिंग एरर हो सकते हैं इसके. नेक्स्ट टाइप है पर्पजिव सैम्पलिंग, मतलब कोई पर्पज है स्टडी का, तो उस जो रिसर्चर है उसे पता है उसके स्टडी किसके ऊपर करनी है, तो सैंपल सेलेक्ट करने का काम रिसर्चर का है. तो रिसर्चर सेलेक्ट द सैंपल बेस्ड प्योरली ऑन द रिसर्चर्स नॉलेज एंड क्रेडिबिलिटी. रिसर्चर सैंपल कलेक्ट करता है अपनी नॉलेज और क्रेडिबिलिटी के बेस पे. इसके एडवांटेज है, तो सैंपल लेना आसान होगा, सेव रिसोर्स एज इट रिक्वायर लेस फील्ड वर्क. देखो, हमें सैंपल जाकर ढूंढने पड़ेंगे तो उसमें खर्च तो आएगा ही, बट यहाँ रिसर्चर ने डिसाइड करा कि हमें क्या सैंपल लेना है, तो फील्ड वर्क बच गया तो खर्च भी बच गया. डिसएडवांटेज होगा कि ये रिलायबल नहीं होगा, ये तो सारा रिसर्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये बायस्ड हो सकता है. रिसर्चर का जिस तरह का झुकाव होगा वो उस तरह का सैंपल लेगा. इट रिक्वायर कंसिडरेबल नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन. देखो, रिसर्चर को पता है किस पे स्टडी करनी है, तो ये उसकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने सैंपल सही कलेक्ट किया कि नहीं, क्योंकि यहाँ सारा रोल उसी का है सैंपल कलेक्ट करने में. कोटा सैम्पलिंग. इन दिस मेथड डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ए होमोजेनियस ग्रुप. देखो, कोटा सैम्पलिंग मतलब कोटा बनाया गया, जैसे कितने फीमेल लेने, इतने मेल लेने, इतने ओल्ड एज के लेने, इतने बच्चों में से लेने हैं, तो हर एक के अपने अपने ग्रुप बना लिए, तो ये होमोजेनियस ग्रुप हो गया, मतलब एक में बच्चे ही बच्चे हैं, एक में फीमेल हैं, एक में मेल हैं, तो इस तरह से ग्रुप बना लिए. तो होमोजेनियस ग्रुप में से सैंपल लेना है. मान लो 100 फीमेल है, उसमें से 10 फीमेल को लेना है, तो एक होमोजेनियस ग्रुप होगा 100 फीमेल का. तो इन दिस मेथड डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ए होमोजेनियस ग्रुप, तो 100 फीमेल का ग्रुप होमोजेनियस ग्रुप हो गया, वहाँ से सैंपल ले लेना है. इस तरह से मतलब कोटा दिया गया है हर एक को, जैसे कि 25% मेल रहेंगे, 25% फीमेल रहेंगे, 25% बच्चे रहेंगे, 25% 18 to 40 ईयर्स के रहेंगे, तो मतलब इस तरह से कोटा पर दे दिया गया फॉर एग्जाम्पल. और फिर वहाँ से सैंपल ले लिए गए, सैंपल मतलब इंडिविजुअल वहाँ से ले लिए गए, उनके ऊपर स्टडी की गई और वो स्टडी पूरे ग्रुप के ऊपर लागू कर दी गई. सैम्पलिंग इज डन अंटिल ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट और कोटा फॉर वेरियस सब पॉपुलेशन हैव बीन सेलेक्टेड. उस तरह मतलब हमें कितने कितने लेने हैं उसी के ऊपर है ये. रिसर्चर सेलेक्ट पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड करेक्टरिस्टिक. रिसर्चर पहले से जो डिटरमाइंड करेक्टरिस्टिक है उनके बेस पे इंश्योर करता है कि सैंपल उसने लिए हैं. इंश्योर द सैंपल रिफ्लेक्ट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक और टारगेट ग्रुप प्रोपोर्शन. मतलब वो ये है कि जो आपको सैंपल लेने हैं उसकी पहले से पता है कि क्या क्या सैंपल में लेने हैं, मतलब जैसे कि ओल्ड एज वाले लेने हैं या 50 साल तक के लेने हैं,
तो ये प्री डिटरमाइंड करेक्टरिस्टिक है, उसके बेस पे सैंपल कलेक्ट करना है, उसके बेस पे सारे ग्रुप बनाने हैं, फिर उन ग्रुप में से सैंपल कलेक्ट करने हैं। सैंपल मतलब पॉपुलेशन लेनी है, पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल के लेने हैं, इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी करनी है और वो स्टडी सारे ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगी। In this method, researchers select people according to some fixed quota. इसके कुछ एडवांटेज भी है, जैसे कि इंक्लूजन ऑफ ऑल की सब ग्रुप, सारे सब ग्रुप्स में इंक्लूड हो गए, कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है, फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेंट सिलेक्शन है, अलाउ फॉर इजी कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। देखो ग्रुप बनाए हैं तो ग्रुप से सैंपल लिए तो मतलब कंपैरिजन हो सकता है इसमें आराम से। डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्टी इन सेटिंग कोटा। देखो कोटा सेट करना है डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि एक हम प्लानिंग करनी है ना किस तरह से काम होना, तो ये प्लानिंग ही इम्पोर्टेंट काम है और डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि फिर तो उसके ऊपर चलना है। पोटेंशियल बायस इन सैंपल सिलेक्शन हो सकता है। इस्टेब्लिशिंग एंड एडहरिंग टू कोटा कैन बी चैलेंजिंग। देखो कोटा में एडहेयर होना मुश्किल है, चैलेंजिंग हो सकता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग ये उस तरह की सैम्पलिंग है। इन दिस मेथड स्टार्टिंग पॉइंट इज प्री एग्जिस्टिंग डाटा ऑफ टारगेटेड सैंपल। देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि जो पहले से एग्जिस्टेड डाटा है उसी को बेस बना के आगे काम करना है, फिर चीज़ें उसमें आगे जुड़ते चली जाएंगी, जैसे कि इस बर्फ़ की बॉल आगे बड़ी होती चली जाती है, तो पहले से जो एग्जिस्टिंग डाटा है उस पर काम करना शुरू करना है, फिर लिंक जुड़ते चले जाएंगे और वो बड़ा होता चला जाएगा। जैसे कि ड्रग एडिक्ट पर्सन है या ड्रग सप्लायर है, तो कोई एक मिलता है तो फिर उससे पूछताछ की जाती है, फिर दूसरा मिलता है, तो इस तरह से चेन बढ़ती चली जाती है। तो ये स्नोबॉल। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन टारगेट पॉपुलेशन कैन नॉट बी इजीली लोकेटेड। ये मेथड जब यूज होता है जिस पे हमें स्टडी करनी है वो इजीली हम उसे लोकेट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे ढूंढ नहीं सकते। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग का जो अप्लाई होती है वो वहाँ होती है जहाँ पर सैंपल कलेक्ट करना ही एक मुसीबत वाला काम है, एक्चुअल में मुसीबत वाला काम है। तो हम शुरुआत वहाँ से करते हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग डाटा है, फिर वहाँ उसे कलेक्ट करते हैं, उन लोगों को लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, फिर नेक्स्ट डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि वन ड्रग एडिक्ट मे लेड टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर। एक ड्रग एडिक्ट है वो दूसरे के बारे में बताएगा, तो मैं तो पता नहीं चलता ना इनका आसानी से। इसकी एडवांटेज है लो कॉस्ट हो सकता है, यूजफुल फॉर लोकेशन रेयर। ये सबसे अच्छा ये सैंपल है, ये जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है ये अच्छी अप्लाई कहाँ होती है, जहाँ पर यूजफुल फॉर लोकेटिंग रेयर पॉपुलेशन। जो कलेक्ट करने हैं वो आसान नहीं है, वहाँ पर ये यूज होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में ही ये यूजफुल है, क्योंकि क्वांटिटी तो मिलनी ही नहीं है। डिसएडवांटेज ये है कि इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल इज़ नॉट गारंटेड। जो सैंपल उन्होंने लिया उसकी कोई गारंटी ऐसी है नहीं कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके।